लो बच्चे, तो भाई कल हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की थी एंड उसमें से स्टूडेंट्स मैंने आपको एक बड़ी ही अच्छी बात बताई थी। क्या कि जो आपके फोटोन्स हैं, है ना, कल प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पर बता रही थी ना मैं, तो मैंने कहा था जो फोटोन्स होते हैं भाई, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं वो डिस्क्रीट पैकेट्स यानी फोटोन्स के फॉर्म में भी एग्जिस्ट करती है, राइट? यस। अब मैं ना आपको एक बात बताती हूँ। जिस तरीके से बच्चे देखो, अगर मैं बात करूँ एटम की, है ना, किसकी बात करूं? एटम की अगर मैं बात करूं, सपोज आई हैव दिस एटम एंड अगेन आई हैव दिस एटम, तो बच्चे एक एटम दो एटम, यानी कि बच्चे एटम या तो एक होगा या दो होगा, है ना? हाँ, यानी कि स्टूडेंट्स वन एटम की बात करोगे आप या फिर आप टू एटम की बात करोगे? क्या कभी आपने ऐसे बात की है कि 1.5 एटम? हाँ, कभी आपने बात की है 2.5 एटम की? नहीं बात की। तो बच्चे एटम तो बहुत ही क्लासिकल एग्जाम्पल है जो मुझे ये बताता है कि भाई देखिए, एटम या तो एक होगा, दो होगा, 10 होगा, 20 होगा, कभी भी 10.5 नहीं होगा, कभी भी 20.5 नहीं होगा। तो बच्चे ये जो इंटीग्रल मल्टीपल है यानी होल नंबर में किसी चीज का प्रेजेंट होना, दैट इज योर क्वांटाइजेशन। जी हाँ बच्चे, अभी मैं आपको समझाती हूँ अब प्रॉपरली। जैसे सपोज हम समझते हैं किसकी फॉर्म में कि भाई जैसे ये ना मेरी एनर्जी है, एनर्जी की बात करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की। तो आई एम जस्ट टेलिंग कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के अंदर मल्टीपल फोटोन्स प्रेजेंट हैं। ये देखो, ये रहे फोटोन्स फोटोन्स फोटोन्स। तो भाई जिस तरीके से एटम एक दो तीन होता है, इसी तरीके से फोटोन्स भी बच्चे एक दो तीन चार एंड सो ऑन होते हैं। कभी भी आपको 1.5 फोटोन देखने को नहीं मिलेगा कि मैम एक पूरा और एक का आधा कर दो, यानी कि एक और आधा, तो ये 1.5 फोटोन। तो भाई नहीं, ऐसा नहीं आपको देखने को मिलता है। तो बच्चे इसी को अपन क्या बोलते हैं? व्हाट इज दिस? इसी को अपन बोलते हैं क्वांटाइजेशन। अब सबसे पहले बताती हूँ, देखो अगर मैं बोलूँ कि कल मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, एनर्जी बराबर एच न्यू होता है ना? तो अगर आज उसको लिख दे एनर्जी बराबर एन एच न्यू, मैम एन क्या है यहाँ पे? तो स्टूडेंट्स एन क्या होता है? नंबर ऑफ फोटोन्स। यानी कि अगर बात की जाए कि भाई एक फोटोन की एनर्जी कितनी होगी, तो आप क्या बोलोगे? एच न्यू। मैंने कहा दो फोटोन की कितनी हो जाएगी, तो आप एन की जगह क्या रख दो? दो। तो क्या हो जाएगी? दो एच न्यू। तीन की 3 एच न्यू, राइट? तो स्टूडेंट्स ऐसे ना एनर्जी ऑफ फोटोन ये है एच न्यू, 2 एच न्यू, 3 एच न्यू एंड ऑल, राइट? चलिए, तो स्टूडेंट्स इसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? क्वांटाइजेशन। किसी वैल्यू का इंटीग्रल मल्टीपल। क्या बोला मैंने? किसी वैल्यू का इंटीग्रल मल्टीपल इज योर क्वांटाइजेशन। जैसे स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन पे चार्ज भी एक क्वांटाइजेशन का ही एग्जांपल है। देखो, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होगा 1.6 इंटू 10 की पावर -19। बच्चे दो पे कितना होगा? 2 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19। चलो यहाँ पे मैं एक बार ना आपको ये चीज समझा देती हूँ। देखो, एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होगा दैट इज 1 सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रही हूँ अभी मैं, 1.6 इंटू 10 की पावर -19। भाई दो इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा? तो 2 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19। इसी तरीके से बच्चे तीन इलेक्ट्रॉन की बात करोगे तो कितना होगा? 3 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19। अब मेरा यहाँ से समझाने का ये मतलब है कि किसी वैल्यू का, क्या बोला मैंने? किसी वैल्यू का, सॉरी मैंने बोला कि किसी वैल्यू का, किसी वैल्यू का, किसी वैल्यू का इंटीग्रल मल्टीपल है ना? यहाँ पे भी आप लगा सकते हो इंटू 1। तो यहाँ पे इंटीग्रल मल्टीपल देखो क्या है? 1 2 3। तो दीज आर योर इंटीग्रल या होल मल्टीपल ऑफ किसी वैल्यू। समझ गए ना बात? तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी क्वांटाइज्ड है, फोटोन्स की एनर्जी भी क्वांटाइज्ड होती है, राइट? और क्या एग्जाम्पल हो सकता है? चलो अभी एक एग्जाम्पल मैं आगे दूंगी, थोड़ा सा वेट करो, फिर उसकी वहां पे बात करते हैं, ठीक है? चलो अभी आगे बढ़ते हैं। तो भाई नेक्स्ट वी हैव ड्यूअल बिहेवियर ऑफ ईएम रेडिएशन। व्हाट इज ईएम? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो स्टूडेंट्स देखिए, अब ये पहले सुनो मेरी बात। मैंने आपको बोला था कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है बच्चे, वो वेव नेचर भी शो करती है, और ये स्टूडेंट डिस्क्रीट यूनिट्स भी होती है। डिस्क्रीट यूनिट की फॉर्म में, इसी को अपन बोलते हैं क्या? पार्टिकल नेचर, है ना? दिस इज योर व्हाट? पार्टिकल नेचर भी ये शो करती है। दिस इज योर पार्टिकल नेचर, है ना? दिस इज योर पार्टिकल नेचर। तो भाई जो डिस्क्रीट यूनिट की फॉर्म प्रेजेंट है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है? किसी भी वेव का पार्टिकल नेचर। एंड यू हैव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव
वो वेव नेचर शो ही करती है। तो भाई कोई भी चीज अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो वेव की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करती है और भाई वो डिस्क्रीट पैकेट्स की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करती है। तो नाउ वी आर कन्विंस्ड विद द फैक्ट दैट कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डुअल बिहेवियर शो करती है। डुअल बिहेवियर, दो बिहेवियर कैसे, एक तो वो वेव की तरह भी बिहेव करती है और एक वो पार्टिकल नेचर भी शो करती है। गॉट इट? यस। एंड पार्टिकल नेचर विच इज नोन एज फोटोन, क्वांटा, क्वांटम, ये कल मैं ऑलरेडी आपके सामने एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। चलो स्टूडेंट्स अभी आगे बढ़ते हैं। तो नाउ स्टूडेंट देखो, नेक्स्ट वी हैव अ क्वेश्चन, एनर्जी ऑफ अ फोटोन कॉरेस्पॉन्डिंग टू अ वेवलेंथ ऑफ दिस एक्सप्रेस इन जूल्स। तो आपको फोटोन की एनर्जी निकालनी है जिसकी स्टूडेंट्स आपको वेवलेंथ कितनी दी है, 6626 एंगस्ट्रॉम, और आपको एनर्जी ना जूल्स में निकालनी है। तो भाई एनर्जी बराबर क्या होता है, hc/लैम्डा, राइट? यस। अब स्टूडेंट h की वैल्यू आपको पता है, अच्छा निकालना क्या है, एनर्जी निकालना है, ठीक है, जूल्स में। तो भाई पहले तो लैम्डा को कर लो किसमें, मीटर में, ये एंगस्ट्रॉम में दिया है। तो आपको पता है ना, एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 की पावर -10 मीटर, यानी कि 6626 एंगस्ट्रॉम कितना होगा, 6626 इंटू 10 की पावर -10 मीटर, राइट तो ये आ गया आपका लैम्डा। अब एच की वैल्यू क्या होती है बताओ, 6.626 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकेंड, एंड सी इज योर स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विच इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट विच इज इक्वल टू 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। सो स्टूडेंट्स दिस इज योर HC। बच्चे अब देखो, जब आप H और C का मल्टीप्लाई करते हो, यानी इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते हो, तो भाई यू गेट अ वैल्यू जो कि आप याद कर लो कितनी, 19.6 इंटू 10 की पावर -26, ठीक है, 19.8 लगा लो, एक्चुअली मोर करेक्ट बता रही हूँ, 19.8 इंटू 10 की पावर -26 इज द वैल्यू। तो भाई अब कुछ नहीं करना, बड़ा सिंपल सा हो गया, अब तो बहुत ही सिंपल सी बात हो गई। कैसे 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 कैसे, एक काम करो भाई, इसी को ना यहाँ पे छोटा कर लेते हैं, ऐसे, हाँ जी। तो भाई अब देखो HC की वैल्यू निकाल ली, 19.8 इंटू 10 की पावर -26, भाई लैम्डा कितना किया, 626 इंटू 10 की पावर -10। भाई इसको जब आप सॉल्व कर लोगे ना, तो यू विल गेट 3 इंटू 10 की पावर -19 जूल, ठीक है। चलिए, आई होप यू अंडरस्टैंड इट। आगे बढ़ते हैं, पहले आंसर चेक करते हैं। भाई देखो आंसर कितना है, 3 इंटू 10 की पावर -19, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि फाइंड द एनर्जी ऑफ अ फोटोन इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू अ वेवलेंथ ऑफ 310 नैनोमीटर। तो बच्चे याद है, मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था, क्या बोला था मैंने आपको वो फॉर्मूले में, कि भाई एक काम करना, जैसे एनर्जी अगर निकालनी हो तो 1240 एंड दिस इज योर इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर अपॉन में लैम्डा शुड बी इन नैनोमीटर। तो भाई यहाँ से जो आपकी एनर्जी निकल के आएगी स्टूडेंट, दैट वुड बी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। एंड देखो वो आपसे पूछ भी किस में रहा है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो एक काफी शॉर्टकट सा और जल्दी से यहाँ से आपका सॉल्व हो जाएगा। चलो करके देखते हैं। तो वी हैव 1240 अपॉन में लैम्डा इज 310। तो भाई यहाँ से आ गया क्या, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर। आई थिंक यू अंडरस्टैंड इट। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाई आंसर चेक कर लो, देखो आंसर क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलो अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, इट्स सेइंग कि फाइंड द नंबर ऑफ फोटोन्स एमिटेड बाय अ 60 वॉट बल्ब इन 1 सेकंड इफ इट एमिट्स लाइट ऑफ वेवलेंथ 3313 एंगस्ट्रॉम ओनली। तो स्टूडेंट्स ये काफी बच्चे इससे डरते हैं, तो बच्चों को काफी डर लगता है, बट ये बहुत सिंपल है। बस आपको एक छोटा सा नॉलेज होना चाहिए, दैट वाज कि पावर बराबर होता है एनर्जी अपॉन टाइम, यानी एनर्जी अपॉन टाइम ये आप पढ़ते हो फिजिक्स में, है ना, कि कितने मतलब एक सेकंड में कितनी एनर्जी रिलीज हुए या कितने फोटोन्स रिलीज हुए, दैट इज योर पावर, राइट। हाँ तो भाई एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल, और टाइम की क्या होती है, सेकंड। तो पावर की यूनिट क्या होगी, जूल सेकंड। बच्चे इसी जूल सेकंड को अपन क्या बोल देते हैं, वॉट। यही किसके बराबर भी है, वॉट के बराबर भी है। सही बात, हाँ जी। चलिए, अरे 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 भाई कहाँ जा रहा है, अरे अरे एक सेकेंड यार। हाँ तो ये आपका वॉट है। अब मैं आपको ना एक बात बताती हूँ, देखिए क्या होता है, जैसे कि हमने पढ़ा है एनर्जी बराबर होता है HC/लैम्डा, है ना, और बल्कि मैंने आज आपको बढ़ाया है कि NHC/लैम्डा आप लगा लो यहाँ पे। तो भाई एक बात बताओ,
क्या एनर्जी की जगह ये जो जूल है ये भी तो एनर्जी है, तो क्या एनर्जी की जगह मैं लिख लूँ पावर इनटू टाइम? कोई दिक्कत थोड़ी है। देखो यहाँ से पावर और टाइम को मल्टीप्लाई कर लिया और एनर्जी का फॉर्मूला हमने एक नया बना लिया। तो यहाँ से क्या लिख लूँ, पावर इनटू टाइम बराबर NHc बाई लेमडा। स्टूडेंट्स एन क्या निकालना है, एन देखो नंबर ऑफ फोटोन्स निकालने हैं, बस आप पावर की वैल्यू रख दो, क्या है 60 वॉट। टाइम क्या दिया है, देखो 1 सेकेंड में वो पूछ रहा है, तो 1 अपॉन में HC की वैल्यू अभी मैंने बताई क्या थी, 19.8 इंटू 10 की पावर -26 एंड लैम्डा ऊपर जाएगा। लैम्डा कितना दिया है, देखो लैम्डा हैज बीन गिवन एज 3313 इंटू 10 की पावर -10 मीटर। भाई एंगस्ट्रॉम में था ना ये, देखो मैंने इसको डायरेक्टली किस में कर लिया, ये देखो एंगस्ट्रॉम में था ना, तो मैंने इसको किस में लिख लिया, मीटर में कर लिया। एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10 की पावर -10 मीटर। समझ में आया? हाँ, तो भाई इसको सॉल्व कर लेना। 3313 इंटू 10 की पावर -10, तो यहाँ से स्टूडेंट्स आ गए आपके n फोटोन्स। तो भाई जो n आए हैं दैट इज, जब आप कैलकुलेट करोगे 10 की पावर 20 बराबर आ जाएंगे n। ठीक है, चलो इसका आंसर चेक करते हैं। तो स्टूडेंट्स आंसर हैज बीन गिवन विच इज 1 इंटू 10 की पावर 20 फोटोन्स। आई होप यू अंडरस्टैंड इट, है ना। चलो नाउ लेट्स मूव अहेड बच्चे। नेक्स्ट क्या कहता है कि फाइंड द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ अ फोटोन रिक्वायर्ड टू ब्रेक द हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड गिवन द बॉन्ड एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड इज 6.62 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 4 किलो जूल पर मोल। तो बच्चे देखो, सबसे पहले एक बात बताती हूँ कि आपको बॉन्ड एनर्जी नहीं पता क्या होता है ना, तो पहले मैं आपको वो बताती हूँ। देखो एक बॉन्ड है, जैसे H2 मॉलिक्यूल तो आपको पता ही होगा ना। हाँ, तो H2 मॉलिक्यूल के बीच में बच्चे ये वाला जो बॉन्ड है ना, ये वाला इट्स योर कोवलेंट बॉन्ड। तो एक बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी लगती है दैट वाज योर बॉन्ड एनर्जी। बच्चे एक्चुअली हम लोग ना डिफाइन करते हैं नॉट एक बॉन्ड, हम बात करते हैं एक मोल बॉन्ड की। जी हाँ, कि एक मोल बॉन्ड को तोड़ने में कितनी एनर्जी लग रही है स्टूडेंट, दैट इज योर बॉन्ड एनर्जी, है ना। कि एक मोल बॉन्ड को ब्रेक करने में जितनी एनर्जी लगती है दैट इज योर बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, समझ गए? हाँ, तो देखो इन्होंने ना पर मोल बात की है, यानी एक मोल बॉन्ड की। यानी आप क्या जानते हो भाई, इतना आपको पता है दैट आई नो कि एक मोल ऑफ हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड के अंदर होंगे कितने, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 बॉन्ड्स ऑफ हाइड्रोजन HH, है ना। अब मैं इसको हटा दूं ये वाला सारा पार्ट, एंड ये बराबर कितनी दी है इन्होंने, ये देखो कितनी दी है, ये देखो ये वाली 6.62 इंटू 10 की पावर, चलो अभी ये बाद में लिखेंगे, 6.022 इंटू 10 की पावर 4। भाई ये किलो जूल में है, मैं इसको जूल में कन्वर्ट कर रही हूँ, तो इंटू 10 की पावर 3। तो इतनी आ गई कि इतनी एनर्जी, इतनी जूल ऑफ एनर्जी दी हुई है एक मोल की। लेकिन स्टूडेंट्स हम बात करते हैं किसकी, एक एटम, एक मॉलिक्यूल H2 की, है ना। तो भाई एक बॉन्ड H2 को डिसोसिएट करने में कितनी एनर्जी लगेगी, तो 6.62 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 7 अपॉन में 6.022 इंटू 10 की पावर 23 जूल। तो बच्चे ये आ गई इतनी जूल एक बॉन्ड की, राइट। हाँ, अब हमें क्या निकालना है, कितने फोटोन लगे टू रिक्वायर्ड टू ब्रेक द HH बॉन्ड। उसमें भी एक बॉन्ड की ही बात की थी, इसीलिए मैंने एक बॉन्ड की भी बात की है। तो भाई एक बात बताओ, एनर्जी बराबर NHc बाई लेमडा, तो मैक्सिमम वेवलेंथ कितनी लगेगी, यानी आपको ये निकालना है, यानी लेमडा बराबर फोटोन, फोटोन, एक फोटोन की बात है तो भाई n की वैल्यू आ जाएगी 1, तो लेमडा बराबर NHc बाई एनर्जी, है ना। एनर्जी देखो ये अभी हमने कैलकुलेट कर ली, चलो इसको मैं ना अभी x मान लेती हूँ, क्योंकि कैलकुलेट करके कुछ x आया, आप पहले कैलकुलेट करना फिर मुझे बताना। तो भाई यहाँ से जब आप सॉल्व कर लो, देखो HC की वैल्यू भी आपको पता है कितनी, 6.626 इंटू 10 की पावर, नहीं ये क्या लिख रही हूँ मैं, 19.8 क्या है, 19.8 इंटू 10 की पावर -26, और एनर्जी ये x। भाई इसको सॉल्व कर लो, तो जब आप सॉल्व करोगे बच्चे तो आपको मिलेगा 3 इंटू 10 की पावर -10। दिस इज योर आंसर, और ये पूरा सॉल्यूशन है। ठीक है, तो एक बार करके देखना, प्लीज सॉल्व करो, मैं कैलकुलेशन नहीं करूंगी, आई विल जस्ट टेल यू द कॉन्सेप्ट कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड द क्वेश्चन। बट बच्चे आपको कैलकुलेशन पार्ट स्किप नहीं करना, आपको उसमें और प्रो बनना है कि और जल्दी मैं कैसे कैलकुलेट करूं, क्योंकि जेई में या फिर नीट में जब पेपर सॉल्व करने बैठोगे ना तो कैलकुलेट तो करना पड़ता है। ठीक है, तो डोंट यूज कैलकुलेटर, खुद से कैलकुलेट करो, तभी कैलकुलेशन भी स्ट्रांग होगी। ठीक है, चलो तो अभी आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट, ओके स्टूडेंट्स,
तो हमने थॉमसन्स पढ़ लिया, हमने रदरफोर्ड पढ़ लिया, सब फेल हो गए, है ना? लेकिन भाई रदरफोर्ड की एक बहुत ही अच्छी बात थी, दैट वाज़ कि उसने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की। स्टूडेंट्स, अब फाइनली हमारा कौन आ रहा है? बोहर। तो भाई बोहर को ना देखो, ठीक है, उसने भी एक ठीक-ठाक अच्छा खासा मॉडल दिया, बट ना वो ना कॉपीकैट था। कैसे? भाई वो ना रदरफोर्ड का भी थोड़ा-सा मॉडल उसने अपने में डाल लिया और थोड़ा-सा उसने प्लैंक की थ्योरी भी अपने में डाल ली। कैसे? प्लैंक ने क्या कहा था? क्वांटाइजेशन की बात देखो सबसे पहले प्लैंक ने कही थी फोटोन के रिस्पेक्ट में, तो उसने वो वाली बात भी यहाँ इंक्लूड कर दी। और रदरफोर्ड का एक पॉइंट था, मैं बताती हूँ अभी वो कौन सा था, पहले देख लो कि he used Planck's quantum concept of quantization of energy and Rutherford nuclear model. Neil Bohr in 1913 में उसने अपना मॉडल दिया था, was the first to explain quantitatively the general features of the structure of hydrogen atom and its spectrum. जी हाँ बच्चे, ये कैसा पहला साइंटिस्ट था, इसीलिए ये ठीक ठाक मॉडल था, काफी ठीक था कि इसने ना चीजों को नंबर के थ्रू समझाया, क्वांटिटेटिवली समझाया। उसने रेडियस का भी एक फॉर्मूला दिया, उसने वेलोसिटी का दिया, टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी, सारी चीजें उसने एक्सप्लेन की। तो इसीलिए हम इसके काफी रिस्पेक्ट करते हैं, बट ना भूलें ये एक कॉपी कैट भी है। चलो, हाँ, तो बच्चे उन्होंने क्या बोला कि एटम हैज़ अ न्यूक्लियस, राइट? यस, जहाँ पे सारे न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स प्रेजेंट है। ये तो भाई हमें बोहर ने भी बताया था। और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो सर्कुलर पाथ में घूम रहे हैं, और इन्हीं सर्कुलर पाथ को हमने क्या बोला? ऑर्बिट्स बोला। और वो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहे हैं। तो भाई इसमें नया क्या था? ये तो ऑलरेडी बोहर मुझे रदरफोर्ड जी हमें बता चुके थे, तो इसीलिए मैंने इनको कॉपी कैट बोला। चलो, तो अब मैं आपको सेकेंड पॉइंट दिखाती हूँ। तो भाई सेकेंड इन्होंने क्या बोला कि देखो जो इलेक्ट्रॉन्स है ना सर्कुलर ऑर्बिट्स में घूम रहे हैं। भाई इन सर्कुलर ऑर्बिट्स को हमने बोला स्टेशनरी ऑर्बिट्स या अलाउड एनर्जी स्टेट्स। देखो क्या लिखा है, स्टेशनरी ऑर्बिट्स या अलाउड एनर्जी स्टेट्स। बच्चे इनको स्टेशनरी ऑर्बिट मैंने इसलिए बोला, या अलाउड एनर्जी स्टेट भी इसीलिए इनको नाम दिया गया, क्योंकि बच्चे इनके जैसे जो रदरफोर्ड था वो कहाँ पे फेल हुआ था कि वो ये नहीं बता पाया था कि जब कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड है तो वो अपनी एनर्जी लूज करते 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 न्यूक्लियस के साथ बम्बार्ड क्यों नहीं हो जाता। ये तो वो एक्सप्लेन ही नहीं कर पाए थे। तो बोहर ने उनका जवाब दिया कि वो स्टेशनरी ऑर्बिट्स में घूमते हैं। इसका मतलब है कि वो जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसके अंदर उसकी जो एनर्जी है वो कांस्टेंट रहती है। वो मतलब उस जब घूम रहा होता है तो एनर्जी रेडिएट नहीं कर रहा, वो उसके अंदर एक सेम एनर्जी, कांस्टेंट एनर्जी से घूमे जा रहा है। तो इसीलिए इन्होंने जो न्यू कॉन्सेप्ट निकाला दैट वाज स्टेशनरी ऑर्बिट्स, स्टेशनरी स्टेट्स एंड अलाउड एनर्जी स्टेट्स। समझ गए जी बच्चे? अब इन्होंने बोला कि ये जो स्टेशनरी स्टेट्स हैं, जो फिक्स जो एनर्जी लेवल्स हैं, ये कैसे डिसाइड होते हैं कि कौन सा इलेक्ट्रॉन किस एनर्जी स्टेट में या किस लेवल में घूमेगा, किस ऑर्बिट में घूमेगा या किस शेल में घूमेगा। पहले ध्यान से सुनो, शेल बोल दो, ऑर्बिट बोल दो, सब एक ही बात होती है। स्टेशनरी स्टेट बोल दो, स्टेशनरी स्टेट बोल दो, या बोल दो क्या? अलाउड एनर्जी स्टेट। बच्चे ये सारी की सारी क्या है? एक ही बातें हैं आपकी, ठीक है? आपको घबराना नहीं है कि यार ये क्या नई 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 बातें आ रही हैं। ये सारे एक ही टर्म्स होते हैं, ठीक है? चलो, अब इनको हम डिनोट करते हैं, शेल को या ऑर्बिट को, स्मॉल एन से, ठीक है? अब ध्यान से सुनो, इन्होंने क्या बोला कि आउट ऑफ एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट्स, की किसी भी न्यूक्लियस के अराउंड, किसी भी एटम के अंदर इनफाइनाइट ऑर्बिट्स हैं, एंड जो इलेक्ट्रॉन उनके अंदर रिवॉल्व कर रहा है वो इस तरीके से रिवॉल्व करेगा, इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में जाके रिवॉल्व करेगा जिसका एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल होगा h/2π के। जी हाँ बच्चे, क्या बोल दिया मैम? ये इतनी बड़ी बात आपने। बच्चे ध्यान से सुनो, क्या एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है mvr? क्या वो इंटीग्रल मल्टीपल है h/2π के, यानी बराबर है nh/2π, है ना? यानी n की वैल्यू या तो 1 2 3 कुछ भी हो, यानी कि कैन वी से कि जो एंगुलर मोमेंटम है mvr बराबर, या तो जब n की वैल्यू 1 है तो h/2π आप बोल सकते हो, राइट? जब n की वैल्यू 2 है तो क्या बोल सकते हो? 2h/2π बोल सकते हो। और जब n की वैल्यू 3 है तो क्या बोल सकते हो? दिस 3h/2π। यानी कि कैन आई से, फिर से ध्यान से सुनो, क्वांटाइजेशन की कंडीशन कि किसी वैल्यू का, ध्यान से सुनो, किसी वैल्यू का इंटीग्रल मल्टीपल। कैसे इंटीग्रल मल्टीपल? भाई देखो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, एक सेकेंड रुको, यहाँ पे 1 लगाओ पहले तो। अब देखो, इंटीग्रल मल्टीपल 1 2 3 ये एक होल नंबर है, इंटीग्रल नंबर्स हैं। समझ में आया? तो इसीलिए एंगुलर मोमेंटम वो भी क्या है? एक क्वांटाइजेशन प्रोसेस को फॉलो करता है। समझ में आई? और इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा जिसका एंगुलर मोमेंटम h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल होगा।
समझ में आया? चलो अभी आगे बढ़ते हैं। भाई इसी को देखो, उन्होंने क्या बोला, बोहर्स क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, बोहर्स क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्या कहता है, पॉइंट 3, इसका पोस्टुलेट 3 क्या कहता है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस का, वो प्रोवाइड कराता है सेंट्रीपिटल फोर्स को। देखिए सबसे पहले तो बच्चे, जो बोहर मॉडल है ना, उसने यूनी इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज की ही बात की थी, जैसे He+Li+2, मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की बात नहीं की थी। प्लीज़ 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 फोकस हियर कि उसने सिर्फ यूनी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ की ही बात की है। ओके, यस। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ। उसने बोला, उसने एक चीज़ बोली कि ये जो इलेक्ट्रॉन आपका घूम रहा है और न्यूक्लियस में बॉम्बार्ड नहीं हो जा रहा, उसका पहला रीज़न है स्टेशनरी स्टेट्स एंड दूसरा रीज़न है सेंट्रीपिटल फोर्स। बच्चे, अगर किसी चीज़ को आपको सर्कुलर पाथ देना है, आप चाहते हो कि वो सर्कुलर मोशन में घूमता रहे घूमता रहे घूमता रहे घूमता रहे, तो भाई उसको क्या करना है, उसको वहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स होता है जिसके कारण वो सर्कुलर मोशन में घूमता है। तो उसने बोला कि यहाँ पर जो इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, देखिए यहाँ पे न्यूक्लियस के कारण और इस इलेक्ट्रॉन के कारण अपोजिट चार्जेस होने के कारण, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक, दो चार्जेस होने के कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जनरेट होगा, जो कि क्या होता है, K(Q1Q2)/r²। ये ऑलरेडी मैं पढ़ा चुकी हूँ भाई। ये बैलेंस करता है किसको, mv²/r के बराबर होता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो, अब Q1 क्या रखोगे, न्यूक्लियस का चार्ज। न्यूक्लियस पे चार्ज कितना होता है, +Ze। प्लीज लर्न दिस, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि फॉर अ न्यूक्लियस ऑफ चार्ज +Ze। एंड स्टूडेंट, जो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है उस पर चार्ज होता है -E, लेकिन हम फॉर्मूले में, इस फॉर्मूले में रखते हैं Q2 की जगह E ही रखेंगे, नॉट माइनस, ठीक है, बिकॉज इट्स अ स्केलर यहाँ पे। तो भाई देखो, अब आप ये देखो, पूरी वैल्यू मैंने रखी, यहाँ पे रख दिया Ze, यहाँ पे रख दिया E। अब देखना क्या आएगा ये, इसको मैंने एक साथ लिख दिया कि mv²/r बराबर Kze²/r²। बताओ, यहाँ से मैं डायरेक्ट इस पे नहीं पहुँच गई है ना, इसको कंडेंस करके लिख लिया, ठीक है। ये तो था बच्चे थर्ड पोस्टुलेट। फोर्थ पोस्टुलेट कहता है कि जैसे जैसे आप, पहली बात तो आप ये समझो कि ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड मल्टीपल एनर्जी ऑर्बिट्स, मल्टीपल ऑर्बिट्स हैं, और हर ऑर्बिट की एक फिक्स्ड एनर्जी लेवल है। इसकी भी एक अपनी एनर्जी है, इसकी भी एक अपनी एनर्जी है। तो ये इलेक्ट्रॉन इनके अंदर जब आता है तो इनकी एनर्जी भी वही ऑर्बिट की एनर्जी के बराबर हो जाती है, कॉन्स्टेंट हो जाती है। इसीलिए इलेक्ट्रॉन कभी भी बीच में आके बॉम्बार्ड नहीं होता न्यूक्लियस पे, ठीक है। हाँ, तो भाई जैसे जैसे, अब उसने ना नाम भी दिए इन शेल्स के, इसको बोल दिया भाई, इसको K बोलो, इसको L बोलो, M, N, इस तरीके से शेल के नाम दे दिए, या आप बोल दो 1 2 3 4 शेल करके भी बोल सकते हो, ठीक है। तो भाई जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे तो एनर्जी शेल्स की भी बढ़ती जाएगी, यानी N शेल की एनर्जी सबसे ज़्यादा, फिर M, फिर L, फिर K। सही बात, सही बात। चलिए अब इसका फिफ्थ देखो क्या कहता है। अच्छा, फिफ्थ कहता है कि जो जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, और सपोज कि ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ये रिवॉल्व करे जा रहा है, और ये भी रिवॉल्व, सपोज यहाँ भी बैठा है इलेक्ट्रॉन, रिवॉल्व करे जा रहे हैं, तो इनकी एनर्जी समय के साथ नहीं बदलती, कांस्टेंट रहती है, ये उसने बोला था, ठीक है। तो उसने उसने एक और चीज़ बोली कि सपोज आपने ना उसको हीट कर दिया, तो इस इलेक्ट्रॉन ने इस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया, तो ये ना अपने हायर एनर्जी लेवल कहीं भी जाकर बैठ सकता है, चाहे सेकंड, देखो ये तो फर्स्ट शेल है, ये सेकंड शेल है, ये थर्ड शेल है। तो भाई फर्स्ट शेल का एक और नाम होता है, मैं बता दूं तो इसको अपन क्या बोलते हैं, ग्राउंड स्टेट, ठीक है, ग्राउंड स्टेट। और सपोज कोई इलेक्ट्रॉन अपनी ग्राउंड स्टेट में है, तो ऊपर जब भी जाएगा तो बोलेंगे एक्साइटेड स्टेट में चला गया। तो बच्चे, जब ये अपनी अपनी ऊपर स्टेट में जाएगा तो बोल दिया एक्साइटेड स्टेट में चला गया। ये एक्साइटेड स्टेट में जाता है एनर्जी एब्जॉर्ब करके। देखो क्या यहीं पे कुछ लिखा होगा कि the electron moves from a lower state to higher state when the required amount of energy is absorbed by the electron। लेकिन स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन ऊपर जाके स्टेबल नहीं रहता है, वो वापस से अपने घर, भाई हम कहीं अपने फैमिली मतलब रिश्तेदारों के यहाँ चले जाए तो क्या हम जाके बस जाते हैं, नहीं, कुछ समय बाद घर की याद आती है ना, क्योंकि हम वहाँ पे अनस्टेबल होने लगता है, क्योंकि सारी चीज़ें हमारे घर के पास होती है, हमारे सारे कपड़े वहाँ होते हैं, हमारे स्कूल वहाँ होता है, ट्यूशन वहाँ होता है, और इफ़ यू हैव डांस क्लास, म्यूजिक क्लास, टाइकोंडो, वॉट एवर, वो भी वहीं घर के पास है। तो भाई हम अनस्टेबिलिटी के कारण अपने घर वापस आना पड़ता है हमको। तो भाई ये भी अनस्टेबल है, इसे भी अपने घर वापस आना पड़ेगा, ये भी अपने घर वापस आ जाता है, बहुत कम समय में ही आ जाता है। तो ये जब वापस आता है तो जो एनर्जी ये एब्जॉर्ब करके जाता है उसको रिलीज भी करता है। देखो क्या लिखा है, एंड एनर्जी इज एमिटेड व्हेन द इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम अ हायर एनर्जी स्टेट टू अ लोअर एनर्जी स्टेट। गॉट इट? यस, ठीक है। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। भाई एक काम करते हैं
चलो कोई नहीं. नाउ वी हैव सिक्स्थ. क्या बोलता है सिक्स्थ? एन इलेक्ट्रॉन कैन एमिट और एब्जॉर्ब ओनली वन फोटोन पर जंप. जी हाँ बच्चे, जैसे सपोज मैं आपको एक एग्जांपल से बताती हूँ कि ये मेरी ना फर्स्ट शेल है. सपोज इसकी अभी लेट मान लो कि 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसकी खुद की एनर्जी है. सेकंड शेल की है बच्चे 5 और थर्ड की है 10. यानी कि एक बात बताओ कि फर्स्ट से और सेकंड के बीच में कितना डिफरेंस है? बताओ, देख के बताओ कितना डिफरेंस आएगा. 5 को माइनस कर दो किससे? एक सेकेंड. 5 को माइनस कर से 2 से तो कितने का डिफरेंस आएगा? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का. इसी तरीके से स्टूडेंट थर्ड को और फर्स्ट के बीच में कितना डिफरेंस है? 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का. सही बात. हाँ, तो सपोज अभी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कंसीडर कर लेते हैं. तो भाई 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जब आप कंसीडर करते हो तो सपोज कि इस एक इलेक्ट्रॉन यहाँ बैठा है और उसको जंप करके जाना है सेकेंड एनर्जी लेवल में. तो कितनी एनर्जी इसको गेन करनी पड़ेगी? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की. अब भाई जब मैंने सपोज इसको हीट किया, अब उसमें से मल्टीपल फोटोन्स की एनर्जी आ रही है. 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो जब इसको 3 का ही फोटोन मिलेगा ना, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले एनर्जी वाला फोटोन मिलेगा, तभी ये एक्साइट होगा, अदरवाइज एक्साइट नहीं होगा. अब आपके मन में आ रहा होगा मैम 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का दे दो तो भी नहीं होगा, मैम 1 का दे दो तो होगा ही नहीं, तो मैम 3 का ही दो. हाँ, 3 का ही दो, तभी ये ऊपर वाले एनर्जी लेवल में शिफ्ट होगा. इसी तरीके से बच्चे एक बात और बताती हूँ आपको कि एक सेकेंड. हाँ, तो ऊपर 10 है, नीचे 2 है, तो भाई डिफरेंस है 8 का. अगर इस इलेक्ट्रॉन को कहाँ जाना है? थर्ड एनर्जी लेवल में. तो स्टूडेंट्स अगेन इसको जिस एनर्जी का फोटोन एब्जॉर्ब करना है दैट वाज कितना? 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अदरवाइज ये ऊपर नहीं जाएंगे. समझ में आई? ये लोग एक्साइट भी नहीं होंगे. ठीक है, तो इनको 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले फोटोन को ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तभी ऊपर जाएगा. सही बात, सही बात. चलो, तो अब भाई बात आती है कि बोहर ने बोला कि एक फिक्स्ड रेडियस में इलेक्ट्रॉन घूमता है, एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमता है, तो भाई उसका कुछ फिक्स्ड रेडियस होगा. तो मैम रेडियस कितना होगा? और अगर रिवॉल्व कर रहा है तो मैम कोई वेलोसिटी भी होगी, किसी स्पीड से तो घूम रहा होगा. तो बिल्कुल घूम रहा होगा. और मैम वो अब आपने बात की एनर्जीज की कि हर ऑर्बिट की एक फिक्स्ड एनर्जी है, तो प्लीज़ जल्दी से वो भी बता दो. तो चलो बच्चे, जल्दी से मैं आपको ये तीनों चीज़ें एक्सप्लेन कर देती हूँ. तो भाई सबसे पहले आता है एक्सप्रेशन फॉर रेडियस एंड वेलोसिटी. भाई यहाँ पे क्या है? आपको याद है मैंने क्वांटाइजेशन, एंगुलर मोमेंटम, बहुत क्वांटाइजेशन समझाया था. उसकी इक्वेशन याद है? mvr इज इक्वल टू NH/2π. इसके अलावा बच्चे वी हैव mv² इज इक्वल टू kZe²/r². ये याद है? ये कहाँ से आया? जब हमने सेंट्रीपिटल फोर्स को और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को इक्वलाइज किया था. बच्चा अब देखो यहाँ पे m क्या है? ये देख लो, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. v क्या है? वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन. r क्या है? रेडियस ऑफ ऑर्बिट. n मेरी क्या है? शेल्स. h क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट. k क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जो फिजिक्स का पार्ट है, जिसकी जो दैट इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट, है ना. z क्या है? एटॉमिक नंबर. e क्या है? चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन. चलो बच्चे, तो पहली इक्वेशन हमने कंसीडर की ये रही. दूसरी इक्वेशन मेरी ये रही. अब मैंने पहली इक्वेशन से ना यहाँ पे v की वैल्यू निकाल ली, तो मेरी आई वैल्यू ये. अब बच्चे मैंने क्या किया? मैंने इस v की वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में देखो पुट कर दिया. और बच्चे यहाँ से फिर मैंने क्या निकाल लिया? r. तो ये आई मेरी क्या? r की वैल्यू कितनी आई देख लो एक बार. n²h²/4π² kZe²m. ठीक है, तो ये वैल्यू भी आपको याद करनी पड़ेगी. कभी कभी इससे भी ना क्वेश्चन आ जाते हैं. अभी मैं समझाऊंगी किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं. ओके, चलिए, तो इतना क्लियर है? हाँ, तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट इन बोहर्स मॉडल. बच्चे देखो, सारी चीजें कांस्टेंट है ना. आप इस वाली इक्वेशन में h की वैल्यू रख दो, और आप रख दो किसकी? k की वैल्यू, e की वैल्यू, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू. तो भाई जो r जब आप सॉल्व करोगे यू विल गेट 0.529 n²/z एंगस्ट्रॉम. किस में आता है ये आंसर आपका? एंगस्ट्रॉम में. वेरी इंपॉर्टेंट. तो भाई एक तो ये याद कर लेना, एक ये याद कर लेना, जिस पे स्टार बना रही हूँ सारे याद कर लेना, है ना. इसी तरीके से बच्चे ये एंगस्ट्रॉम में अगर मुझे आंसर चाहिए पिकोमीटर में, तो पिकोमीटर में क्या आएगा? 52.9 n²/z, 52.9 n²/z, 52.9 n²/z. दिस इज योर आंसर इन योर पिकोमीटर. गॉट इट? यस. अब बच्चे इसी तरीके से अब आपके मन में आया रेडियस बताओ, बता दिया. भाई देखो, रेडियस है ना, आप यहाँ पे फर्स्ट शेल का निकाल सकते हो, सेकंड शेल का, थर्ड शेल का. और z किसी भी एटम के रिस्पेक्ट में, सपोज हाइड्रोजन है तो z की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ पे 1 आ जाएगी. हीलियम है तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 आ जाएगी. तो इस तरीके से आप देखोगे, आप रेडियस खुद से कैलकुलेट कर सकते हो.
ठीक है? चलो, अब मैं आपको आगे बताती हूँ। भाई ये फ़ॉर्मूलेज़ ना काफ़ी इम्पोर्टेंट है, प्लीज़ तीनों देख लेना। अब बात करते हैं किसकी? वेलोसिटी की। तो एक बात बताओ, फिर से वही लो इक्वेशन 1 mvr इज़ इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई। फिर से भाई यहाँ से ना r की, अब देखो r मैंने निकाल लिया ना, अभी देखो r कैलकुलेट किया था ऊपर n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन ये वाला फ़ॉर्मूला। बस मैंने क्या किया, मैंने कहा इस r को इस यहाँ पे r की वैल्यू पुट कर दो। तो जब स्टूडेंट्स आपने पुट करी तो यहाँ से जो वेलोसिटी है, आपने वेलोसिटी निकाली क्या, 2 पाई के जेड ई स्क्वायर अपॉन एन एच। भाई जो चीज़ें कांस्टेंट है मैंने रख दी, जेड और एन को एक तरफ कर दिया, तो सबकी वैल्यू रखी, पाई की, के की, ई की और एच की। तो यहाँ से मुझे वी की वैल्यू क्या मिली, 2.18 इंटू 10⁶ जेड बाई एन मीटर पर सेकेंड। तो भाई ये भी ध्यान में रखना है और ये वाला फॉर्मूला भी ध्यान में रखना है। ठीक है, देखो कुछ नहीं है यार, पूरा कैलकुलेशन है, पूरी मैथमेटिक्स चल रही है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि समझाना हो। बस इधर से वो निकाला, इधर से वी निकाला, इधर से आर निकाला और पुट कर दिया। ठीक है, तो ये तो आप खुद भी कर सकते हो। बस मैं चाहती हूँ एक बार मेरे साथ भी आपका ये हो जाए।